ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो एक्ट थे उसके बारे में पढ़ लिया था। कब पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है, कितने तरीके थे सिटीजनशिप को पाने के और कितने तरीके से सिटीजनशिप छीना जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि कोई इंसान जो भारत में रह रहा हो और अगर वो भारत से बाहर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वीजा क्या होता है, ये सब बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ओके, देखो, अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं, जैसे पासपोर्ट, तो जिस देश में हम लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, उस देश के लोगों को अगर कहीं बाहर जाना है, जैसे कि मैं भारतीय हूँ और मुझे अगर चाइना जाना है, ठीक है, भारत से मुझे कहाँ जाना है, चाइना, तो पहले भारत सरकार ये नोटिस करेगी कि भाई जो इंसान जा रहा है चाइना उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कहीं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो कोई जो है घोटाला करके चाइना भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। उसका सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और वो वेरीफाइड डेटा होना चाहिए। तो उसी चीज को वेरीफाई करके सब कुछ एक फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पासपोर्ट, है ना। पासपोर्ट, ये पासपोर्ट जो होता है पता है, ये किसी देश के, जैसे अगर मैं भारत का हूँ तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनके बिहाफ पर बनाया जाता है। अगर तुम्हें या मुझे पासपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ने हमारी रिकमेंडेशन की है कि भाई ये जो पर्सन है ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मतलब जिस देश में मुझे जाना है उस देश से आग्रह कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और इसे जो भी सुविधा चाहिए उसे दिया जाए। समझाता है क्या? इसलिए हमारे पासपोर्ट पर ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मोहर रहता है। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है लेकिन तुम उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मोहर नहीं है तो उस पासपोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। समझ में आया? अब देखो, पासपोर्ट हमें इंडिया में लगता है हमारी जानकारी के लिए कि भाई गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहे, लेकिन तुम चाइना जाओगे तो चाइना की गवर्नमेंट से परमिशन मांगोगे, है ना, कि भाई हम तुम्हारे देश में आना चाहते हैं। तो वहां पर इंडिया की एम्बेसी होगी, इंडिया की एम्बेसी बात करेगी चाइना गवर्नमेंट से, ठीक है ये पर्सन है, ये आना चाहती है, तो चाइना की गवर्नमेंट अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगी, पूछेगी कि वो उस पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड भेजो, सारा डेटा भेजो, देखेगी, वेरीफाई करेगी, फिर वो लोग वहां से क्या देंगे, परमिशन देंगे, ठीक है तुम आ सकते हो। और यही परमिशन कहलाता है वीजा। समझ में आया? यही परमिशन क्या कहलाता है, वीजा। तो बताओ, पासपोर्ट अगर मैं कहूं जैसे राधा है, ठीक है, कौन है, राधा को इंडिया से यूएसए जाना है, यूएसए, तो बताओ इंडिया क्या इशू करेगा उसे, पासपोर्ट या वीजा? इंडिया पासपोर्ट इशू करेगा, पासपोर्ट, और यूएसए वीजा। वीजा क्या है, एक तरीके की परमिशन कि तुम हमारे देश में आ सकते हो, कहते हैं ना परमिशन ग्रांटेड, आ सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट किसके बिहाफ पर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, होम मिनिस्टर के, किसके, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ना, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर बनाया जाता है। अगर तुम जाकर के यूएसए में कोई भी कांड करते हो तो किसकी बुराई होगी, प्रेसिडेंट की। इसीलिए ये जो पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर है इतना थोड़ा सा लंबा रहता है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होती है, हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाता है। भारत की मतलब भारत में जो ऑफिस है पासपोर्ट ऑफिस, वहां पर, उसके बाद जब यहाँ से तुम्हारा डेटा यूएसए जाएगा तो वहाँ इंडियन जो एम्बेसी है वो लोग वेरीफाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये किसकी बात है, प्रेसिडेंट की बात है, कोई आम आदमी की बात तो है नहीं।
समझ में आया? तो पासपोर्ट और वीजा क्या होता है, ये चीज क्लियर है। ओके, अब देखो भारत में 3 तरीके का पासपोर्ट इशू होता है, ठीक है। पहले जो पासपोर्ट था 2021 तक नॉर्मल पब्लिक के लिए, उसका बैक कवर जो होता था वो काला कलर का होता था, लेकिन 2021 के बाद उसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया गया, ये ब्लू कलर में, ठीक है। अब भारत में 3 तरीके के पासपोर्ट चलते हैं, एक ब्लू कलर वाला, एक व्हाइट कलर वाला, एक मरून कलर वाला। ब्लू कलर वाले पासपोर्ट किसके लिए होता है, नॉर्मल पब्लिक के लिए, हम तुम, कोई टीचर, कोई घूमने जा रहा है, उन सब के लिए जो पासपोर्ट बन के आएगा कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। लेकिन अगर कोई कोई ऑफिसर है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आईएएस अधिकारी हो तुम, और तुम्हें जाना है कहाँ पे, यूएसए जाना है किसी काम से, तो तुम्हारे लिए जो पासपोर्ट इशू होगा वो व्हाइट कलर का इशू होगा। कोई मिनिस्टर है गवर्नमेंट के काम से, जो कि उसे यूएसए जाना है, या उसे जो कि चाइना जाना है, या अफ्रीका जाना है, कहीं जाना है, तो उसे कौन सा कलर का पासपोर्ट इशू होगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क के लिए अगर कोई जा रहा है तो व्हाइट कलर का। लेकिन कोई डिप्लोमेट है, जैसे आईएफएस है ना, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो लोग करते हैं, क्या करते हैं, देश के बाहर दूसरे देशों में काम करते हैं, दूसरे देशों में जैसे जो एम्बेसी होती है वहां पर काम करते हैं, तो उनके लिए जो वीजा होगा वो कौन सा पासपोर्ट होगा, वो कौन से कलर का होगा, मरून कलर का, ठीक है, मरून मरून कलर का, मरून कलर का। समझ में आया? तो भारत में पासपोर्ट कितने टाइप के हैं, 3। कलर से पहचान में आ जाएगा कि अच्छा किसके लिए इशू हुआ होगा। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका मतलब भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है, तो वहां पर हम लोग ना बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, ठीक है, बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, 1 घंटे के अंदर हम तुम्हें क्या दे देंगे, वीजा दे देंगे, ठीक है, मतलब परमिशन दे देंगे कि आओ हमारे यहाँ, तुम आ जाओ, हम तुम्हें परमिशन देंगे। जैसे कि अगर यूएसए जाना हो तो पहले तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर तुम वीजा के लिए अप्लाई करोगे कि भाई हम आना चाहते हैं, अगर वो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाओ, तब तुम जा सकते हो। लेकिन जैसे मुझे इंडोनेशिया जाना है, तो इंडोनेशिया कहता है तुम आओ हमारे यहाँ ऑफिस में बैठो, 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। समझ में आया मैं क्या बोला, मैंने क्या कहा, समझ में आएगा? जैसे अगर मैं नेपाल की बात करूं, तो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम बिना वीजा बिना पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं। भूटान बिना वीजा के जा सकते हैं, समझा। वहीं पर अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो इंडोनेशिया में हम घूमने के लिए जाएंगे तो हमें पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तुम इंडोनेशिया एयरपोर्ट पे पहुंचो, वहां पर अपना पासपोर्ट दिखाओ, और वो लोग कहेंगे ठीक है 5 मिनट वेट कीजिए, अपना आप किस लिए आए हो, घूमने के लिए आए हो तो कितने दिन घूमोगे, या किसी काम के लिए आए हो तो कितने देर तक काम करोगे, तो सारा डेटा बताओ, वो लोग उसके हिसाब से आपको क्या दे देंगे, वीजा दे देंगे। वीजा एक परमिशन होता है कि भाई तुम्हें कितने, अगर किसी को, जैसे इंडोनेशिया में मैंने कहा कि मुझे 2 दिन रहना है और 2 दिन का ही मुझे वीजा मिलेगा, 2 दिन के बाद 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हुआ ना, वो पकड़ के तुम्हें डाल देंगे जेल के अंदर। समझा रहा है? वीजा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तुम्हें वीजा को रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वीजा और पासपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब देखो जैसे हम कुछ और कंसेप्ट समझते हैं एनआरआई के बारे में, इसके बारे में, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। देखो जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए या बिजनेस करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए या बिजनेस करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। मान लो कि
तुम हो और तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम चले गए कहाँ पे, यूएसए में। यूएसए में तुम गए, वहां पर पढ़ाई करने लगे, और अगर तुमने 6 महीने से अधिक पढ़ाई, ऐसा कोई तो है नहीं कि 1 महीने 2 महीने में तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर तुम 6 महीने से अधिक भारत से दूर रहते हो किसी फॉरेन कंट्री में, तब तुम्हें किसमें कंसीडर किया जाएगा, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस में, नॉन रेसिडेंट इंडियंस में, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस में। बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ कंट्री में काम करते हैं, भारत के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल वहीं पर रहते हैं, तो क्या कहलाएंगे, NRI, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, वीजा लगेगा। वीजा कौन देगा, भारत देगा या जिस देश में जाएंगे वो लोग देंगे, जिस देश में जाएंगे वो लोग देंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो NRIs होते हैं, NRIs मान लो कि जो गल्फ कंट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जितना काम करते हैं उन्हें जो पैसा मिलता है वो अपना पैसा कहाँ भेज देते हैं, अपने परिवार वालों को, भारत में, है ना, इंडिया भेज देते हैं। तो NRIs जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसे हम कहते हैं रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस, ठीक है, रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस। और इस रिमिटेंसेस, इस NRI के पैसे पर टैक्स नहीं लगता है, क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है। अगर किसी ने सऊदी अरब से भारत में 10,000 रुपए भेजा तो उस 10,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए भेजा कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख भेजा कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया क्या। तो ये जो रिमिटेंसेस होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। अब समझो क्या होता था कि यूएसए, मान लो इंडिया से जितने बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट तो बहुत कम ही होते हैं, बट फिर भी होते ही हैं, नासा वगैरह में मोस्ट ऑफ द इंडियंस ही हैं। तो जो बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, यूएसए में। और यूएसए में मान लो कि अगर उन्हें भारत में सैलरी पर मंथ मिल रही है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की, तो जब वो यूएसए में जाते हैं तो उन्हें 10 लाख मिलने लगता है, ठीक है, 10 लाख मिलने लगता है। तो वो वहां से पैसा 10 लाख में से 1 लाख अपना खर्चा करेंगे और 9 लाख कहाँ भेज देते हैं, भारत भेज देते हैं अपने परिवार के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहां क्या देखा कि मेरे ही पोस्ट का कोई बंदा, कोई अमेरिकन है, उसे 10 लाख नहीं, उसे 20 लाख मिल रहा है, ठीक है, उसे कितना मिल रहा है, 20 लाख मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये भेदभाव क्यों, मतलब जिस पोस्ट पर मैं हूँ उसी पोस्ट पर वो अमेरिकन है, उसको 20 लाख मिल रहा है, मुझे 10 लाख मिल रहा है, क्यों। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसा देते हैं और हमारे जो देश का रेसिडेंट है उसे हम अपने देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसा देते हैं। तुम अपने देश में 10 लाख में अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो और वही हमारे देश का नागरिक है वो 20 लाख में अच्छी खासी जिंदगी जिएगा। तब जो इंडियंस होते हैं उनका जो है दिमाग चलने लगता है, क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि किसी तरीके से हम इस देश के नागरिक बन जाए। और यूएसए का अगर नागरिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो तुम वहां किसी से शादी कर लो, है ना, या तुम्हारे अंदर कोई इतना अधिक टैलेंट हो कि वहां की गवर्नमेंट खुद कहे कि आप हमारे यहाँ क्या ले लो, हमारे यहाँ की नागरिकता ले लो, सिटीजनशिप ले लो। तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल शादी कर लेते हैं। वहां पर पकड़ेंगे, मतलब देखेंगे लड़की जो भी रहेगी उससे बातचीत करेंगे कि ठीक है ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग एक कॉन्ट्रेक्चुअल शादी कर लेते हैं और मैं तुम्हें महीने का जो है 5 लाख रुपए देते रहूंगा, जो भी डॉलर होता है। वहां पर लड़की को फ्री में जो है पैसा मिल जाता है और यहाँ पर इनको इंक्रीमेंट करके क्या मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है और ये ज्यादा सैलरी अपने देश में
भेज पाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, तो लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, अगर पकड़े गए तो फिर जेल वेल हो जाएगी, सब गड़बड़ होता है सब पूरा। ठीक है, तो एक ये स्टोरी होती है। अब समस्या क्या थी कि जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो हाई सैलराइड हुआ करते थे और अधिक मात्रा में वो पैसा कहाँ भेज रहे थे? भारत में भेज रहे थे। तो भारत में क्या आ रहा था? अब वहां पर इन्हें यूएसए में रुपया थोड़ी मिलेगा, डॉलर मिलेगा। तो यूएसए से डॉलर भारत में आ रहा था। तो यूएसए की गवर्नमेंट सोची कि भाई साहब, ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, खा रहे हैं यहाँ का, पी रहे हैं यहाँ का, लेकिन डॉलर जा रहा है भारत में, तो कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यूएसए की गवर्नमेंट ने जितने हायर सैलरीड एम्प्लॉयड थे उन लोगों को क्या कहा कि आप यहीं की नागरिकता ले लो। अब हमारे आर्टिकल में सीधा सीधा लिखा है आर्टिकल 9 कि अगर कोई पर्सन भारत की नागरिकता को छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब अगर उसे भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी तब वो वहां से भारत में पैसे वैसे भी नहीं भेज सकेगा, है कि नहीं? उसका सारा का सारा अकाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा, सारा डिटेल यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और हमें लॉस होने लगेगा। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। उन लोगों ने ऐसे लोगों के लिए जो वहां दूसरे देशों की नागरिकता ले लिए हैं और हाई सैलराइड हैं, उनके लिए एक निकाला OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक कार्ड क्या बनाया? OCI, एक नया कार्ड इशू किया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके लिए कार्ड बनाया गया। सिर्फ लाइक पासपोर्ट टाइप ही था, बस उस पर क्या लिखा रहता है? OCI। इससे क्या समझ में आएगा कि जिस पर्सन के पास OCI कार्ड है उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है, लेकिन क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, हाई सैलराइड है, रिमिटेंसेस उसके साथ आने के चांसेस रहते हैं, भारत में डॉलर की मात्रा कम नहीं होने देगा, तो उसे हम एक नई सुविधा देंगे, स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, OCI की कैटेगरी में, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की कैटेगरी में। अब वो दूसरे देश की नागरिकता लेने के साथ साथ भारत की भी नागरिकता उसकी बनी रहेगी। वो भारत में जब चाहे नॉर्मल इंसान की तरह आ सकता है, रह सकता है, जो खर्चा करना है कर सकता है, बस उसके पास कुछ राइट्स नहीं होंगे, जैसे कि वो वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वहीं हम NRI की बात करते हैं तो NRIs वोटिंग कर सकते हैं, NRIs वोटिंग कर सकते हैं। ये वोटिंग कैसे करेंगे? तो पोस्ट के जरिए वोटिंग कर सकते हैं, पोस्ट के जरिए वोटिंग कर सकते हैं। और इनका वोट कौन डालने जाएगा? तो इनके ही पेरेंट्स जो रहेंगे वो जा करके वोट डाल सकते हैं उस पोस्ट के बिहाफ पर। उसे कहते हैं प्रॉक्सी वोट, प्रॉक्सी वोट, है ना। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जाते हैं तो हमारे फर्स्ट फिंगर में क्या लगाया जाता है? वो इंक लगाया जाता है। तो जब कोई उनके पेरेंट्स जाएंगे तो उनके मिडल फिंगर में लगाया जाएगा और वो पता चलेगा कि वो प्रॉक्सी वोट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो NRI किसे कहेंगे? जो इंसान भारत से 4 महीने दूर रहा हो या 6 महीने दूर रहा हो, 6 महीने, मिनिमम 6 महीने उसे दूर रहना चाहिए। अगर तुम जैसे कि भारत से तुम अभी घूमने के लिए चले जाओ थाईलैंड, तो क्या तुम NRI कहलाओगे 20 दिन के लिए? नहीं, कम से कम कितना? 6 महीने। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि अभी 4 महीने गए फिर वापस आ गए फिर जो कि 2 महीने रह लो, ऐसा नहीं। कम से कम 6 महीने कंटिन्यू तुम्हें दूर रहना। इसलिए तुमने देखा होगा कि भाई जो सऊदी अरब या कहीं जाते हैं तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि कम से कम तुम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इससे पहले नहीं आ सकते हो। ठीक है, हाँ। तो NRI वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भारत में? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब जो OCI थे, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये वोटिंग कर सकते हैं?
नहीं, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ओसीआई को स्टार्ट किया गया था सन 2005 में। ठीक है, ये पूछता है कि ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसे कब स्टार्ट किया, तो 2005 में। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे थे सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ये पहले क्या बन के गए थे, यूएसए एनआरआई पढ़ने के लिए गए वहां पर, और फिर गूगल में काम किए, और उसके बाद गूगल ने देखा था भाई सुंदर पिचाई तो टैलेंटेड बंदे हैं एकदम, और उनको क्या कर दिया, गूगल का ही सीईओ बना दिया। अब ये एनआरआई से किसमें कन्वर्ट, फिर इनको भारत सरकार ने इन्हें एक नया दिया कार्ड, कौन सा कार्ड, ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। दूसरे वही अगर हम कहें सत्या नडेला, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, समझ रहेगा, इनके पास भारत की भी नागरिकता है, ठीक है, और वहां यूएसए की भी नागरिकता है। बस समस्या ये होती है ओसीआई में, ओसीआई कार्ड उसी इंसान को दिया जाएगा जिसके पेरेंट्स शुड बी इंडियंस। ठीक है, पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। इतना क्लियर है। क्या ओसीआई कार्ड जिसके पास रहेगा वो भारत में फ्रीली आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, उसे वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यूएसए से अगर आना है किसी को तो पहले भारत वीजा देगा तभी ना आएगा, लेकिन जिसके पास ओसीआई रहता है उसे वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कि लोग जब भी दूसरे देश से भारत में आते थे तो उन्हें बार बार जा करके ना अपने लोकेशन को बताना पड़ता था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ अभी। एक ऑफिस होता है FRRO, ठीक है, क्या होता है FRRO, उसे कहते हैं फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या कहते हैं, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर जा करके बार बार उसे बताना पड़ता था कि मैं अभी यूपी जा रहा हूँ, मैं अभी जयपुर जा रहा हूँ, मैं अभी हिमाचल जा रहा हूँ, उसे बार बार यहाँ बताना पड़ता था। लेकिन जिसके पास ओसीआई कार्ड रहता था उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भारत में कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर श्रीनगर जहां जाना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ओके, तो ओसीआई वाला, ओसीआई और एनआरआई ये दोनों में क्लियर हो गया एकदम। अब देखो, जब कभी भी ये जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब कि एनआरआईज होते हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, ये जब कभी अपने पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं फेमा। फेमा, ठीक है, फेमा, फेमा को कहते हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसे लाया गया था। ठीक है, फेमा एक्ट लाया गया था कि वो क्या कर सके, फॉरेनर के ट्रांजैक्शन की देख रेख कर सके। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसे 1999 में लागू किया गया था, 1999 में लागू किया गया था। ओसीआई को कब चालू किया गया, 2005 में, 2005 में। FRRO का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, FRRO था कि जब ओसीआई की सुविधा नहीं थी ना, ओसीआई के पहले एक चलता था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें भी सेम ओसीआई जैसी ही सुविधा मिलती थी, बस खाली उसमें कैसा रहता था कि हर तुम्हें अपना लोकेशन हर बार अपडेट करना रहता था। किसको, FRRO को, कि मैं जयपुर जा रहा हूँ तो FRRO को बता दो,
भैया मैं जयपुर में हूँ, अभी मेरा ये लोकेशन है। ठीक है, अगर तुम वहां से कन्याकुमारी जा रहे हो तो कन्याकुमारी में बता दो कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये लोकेशन है। हर 6-6 महीने में तुम्हें अपना मतलब कि जैसे तुम बार बार आ रहे हो भारत में, तो हर बार तुम्हें क्या करना पड़ता था, अपना लोकेशन बताना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसा न करना पड़े। जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें इतना टाइम रहता है क्या कि जा करके तुम्हें फॉर्म भरे और फोन करके बताएं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। इसके लिए OCI सुविधा लाएगी और इसमें ये FRRO वाला चीज को हटा दिया गया। ठीक है, और बाद में जो PIO था इसे ही मर्ज कर दिया गया OCI में। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, जब कोई NRIs देश में पैसे भेजता है या कोई भी इंसान है जो भारत में रह करके अलग अलग देशों में ट्रेड कर रहा है, उसका व्यापार है दूसरे देश में, सऊदी अरब में है, USA में है, चाइना में है, तो भाई उसे पेमेंट करने के लिए वो अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से पेमेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको पेमेंट करना है तो कहीं पर वो डॉलर में करेगा, कहीं पर रियाल में करेगा, कहीं पर रेनमिनबी में करेगा, है कि नहीं? तो अलग अलग पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट भी ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप्स देखो, एक होता है NRO, समझना आराम से। NRO को कहते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसके पास ये अकाउंट रहेगा, ठीक है, जिसके पास अकाउंट रहेगा, वो इसी अकाउंट से फॉरेन के पैसे, इसी अकाउंट में फॉरेन के पैसे को भी रख सकता है और अपने इंडियन पैसे को भी रख सकता है। ठीक है, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट है, हम अपने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रुपया रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन क्या डॉलर रख सकते हो? नहीं रख सकते। उसके लिए तुम्हें NRO अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। NRO अकाउंट में क्या फैसिलिटी है? फॉरेन करेंसी के साथ साथ तुम इंडियन करेंसी भी रख सकते हो। ठीक है, इंडियन करेंसी भी रख सकते हो। अच्छा, हमारा जो अकाउंट होता है, हमारे अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पर टैक्स कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, टैक्सेबल होता है, चाहे FD हो चाहे कुछ भी हो, टैक्स तो कटता ही कटता है। तो वैसे ही NRO भी जो होता है अकाउंट, ये भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? टैक्सेबल होता है। इस पर भी जो है टैक्स कटता है। इसमें तुम चाहो तो अपने जो फॉरेन करेंसी है उसे रुपए में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, फॉरेन करेंसी को किसमें कन्वर्ट करवा सकते हो? रुपए में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो NRO समझ में आया क्या? NRO एक ही अकाउंट से हम फॉरेन के पैसे को भी और अपने पैसे को रख सकते हैं। यानी हम फॉरेन में अगर हमें ट्रेड करना है, जैसे USA से, तो USA का डॉलर रख लो इसमें। USA में अगर तुम्हें कोई ट्रांजेक्शन करना है तो डॉलर में ट्रांजेक्शन कर लो, और उसी अकाउंट से भारत में किसी को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं पर पैसा भेजना है तो वहां से ट्रांजेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, NRO समझ में आया? दूसरा होता है NRE। ठीक है, क्या होता है? NRE, इसको कहते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इस अकाउंट में सिर्फ फॉरेन के पैसे को ही रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉरेन के पैसे को ही रख सकते हैं। जैसे USA से पैसा आया, डॉलर रख लो। सऊदी से आया, रियाल रख लो। ठीक है, सऊदी से आया, रियाल रख लो।
चाइना से आया रेनमिनबी, रख लो। समझ में आ रहा है का? रूबल आया रसिया से आया रूबल, रख लो। तो इसमें खाली कैसे पैसे को रखा जाएगा? फॉरेन करेंसी, ओनली फॉरेन करेंसी, ठीक है, ओनली फॉरेन करेंसी, ओनली फॉरेन करेंसी। ये अकाउंट नॉन टैक्सेबल होता है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। तो बताओ, अगर एनआरआई को अकाउंट खुलवाना रहेगा तो कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे? एनआरआई को एनआरआई ही अकाउंट खुलवाएगा, एनआरई, ठीक है। एनआरआई जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो अकाउंट खुलवाएंगे एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इतनी बात क्लियर हुई? इंडिया में ट्रांजेक्शन क्या करना है? इंडिया में इसमें पैसा जो है, इसका पैसा रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जो पैसा है, करेंसी है, इसका पैसा भी करेंसी कन्वर्ट हो सकता है किसमें? रुपए में। तो तुम कन्वर्ट करवा के ट्रांजेक्शन कर लो, ठीक है। तो हाँ, इसमें भी कन्वर्ट कर, अगर तुमको लग रहा है कि मेरे फॉरेन करेंसी का कोई काम नहीं है, उसको कन्वर्ट करवा लो इंडियन करेंसी में। तुम्हें लग रहा है कि मैं अपना, जैसे कि इंडिया का पैसा है, मुझे इसमें रखना है, रख लो इंडिया का पैसा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो इस वाले में कि तुम्हारे घर वाले सोचे कि अच्छा, मेरे लड़के का तो है इसमें अकाउंट, इसमें चलो मैं भी अपना पैसा इसमें ठूस देती हूँ। तो घर वाले हमारे पैसे इसमें जमा नहीं कर सकते। इसमें से वो पैसा निकाल सकते हैं, बट इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। एनआरआई, एनआरई में समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट होता है एक एफ सी एन आर, एफ सी एन आर, एफ सी एन आर। इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई इंसान है, उसका बिजनेस 2-3 देशों में है, जैसे एक है यूएसए में, ठीक है, दूसरा है रसिया में, ठीक है, या तीसरा है चाइना में। अब ये जितने देशों के साथ ट्रेड कर रहा है, उन्हीं के पैसे में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जैसे चाइना के साथ ट्रेड करे तो रेन मिनबी, रसिया के साथ करे तो उसे देना है रूबल, यूएसए के साथ करे तो उसे देना है डॉलर, ठीक है, उसे देना है डॉलर। तो ये जो भी पैसा, इसको डॉलर रखना है, डॉलर इसमें रख सकता है, रूबल रखना है, रूबल रख सकता है, मतलब रेनमिनबी युवान रखना है, रख सकता है। लेकिन इसमें का रखा हुआ पैसा रुपए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यूज कौन करेगा? अरे जो बिजनेसमैन है। हाँ, अगर उसको यूएस में ट्रांजेक्शन करना है तो यूएस थोड़ी रुपया लेगा, वो तो कहेगा ना मुझे डॉलर चाहिए, वो डॉलर में ट्रांजेक्शन कर देगा। रसिया के साथ ट्रेड करेगा तो रसिया कहेगा लाओ लाओ रूबल लाओ, तो रूबल ट्रांजेक्ट कर देगा। चाइना के साथ करेगा तो चाइना वाला कहेगा रेनमिनबी लाओ, तो रेनमिनबी में कर देगा। लेकिन इसमें रखे हुए पैसे को रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया इतना? तो ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं एनआरआईज वगैरह के लिए, बिजनेसमैन वगैरह के लिए। कौन कौन सा होता है? एक एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ एनआरओ का फुल फॉर्म? ऑर्डिनरी अकाउंट, ओ फॉर ऑर्डिनरी अकाउंट, ऑर्डिनरी अकाउंट। और एनआरई एक्सटर्नल अकाउंट, ई फॉर एक्सटर्नल अकाउंट,
तीसरा FCNR, नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। बोलो 4 बार, बोलो फटफट। NRO का फुल फॉर्म बोल, फटाफट बोल जल्दी। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें फॉरेन और इंडियन दोनों पैसे को रखा जा सकता है, टैक्सेबल होता है। NRE, 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 नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, 4 बार बोल जल्दी जल्दी। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तीन ही बार हुआ। हाँ, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसमें क्या करते हैं, कौन से पैसे को रखा जाता है, फॉरेन के पैसे को ही, खाली खाली फॉरेन के पैसे को ही। ये नॉन टैक्सेबल होता है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल होता है। इसका पैसा भी रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, इसका पैसा भी रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसका पैसा रुपए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला वाला टैक्सेबल होता है, ये नॉन टैक्सेबल होता है। समझ में आया क्या? ओके, तो ये अकाउंट टाइप समझ में आ गया। NRI क्या होता है समझ में आ गया। और उसके बाद OCI, ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड किसको मिलता है समझ में आ गया। पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है समझ में आ गया। कहाँ पर हम बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं समझ में आ गया। और वीजा ऑन अराइवल क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच जाता है 2 कंसेप्ट, एक CAA और एक NRC। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।